चैप्टर 29। सिया को लगा था राघव बाहर से खाना ऑर्डर करने वाला है, इसलिए वो निश्चिंत होकर घर में घूम रही थी। तभी उसकी नज़र किचन में चली गई, जहां राघव अपनी वाइट शर्ट की आस्तीन फोल्ड करके वेजिटेबल चॉप कर रहा था। ये देख उसे खुद पर थोड़ी शर्म आने लगी, इसलिए वो भी उसकी हेल्प करवाने के लिए किचन में चली गई। जैसे ही राघव की उसे पर नज़र पड़ी, उसने माहौल को हल्का करते हुए पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? जिस पर सिया ने हाँ कहा। तब राघव ने कहा, ठीक है, मुझे अगली बार तुम खुद खाना बनाकर खिलाना। जिसे सुनकर सिया ने अपना सर हाँ में हिलाया। ठीक है, अब तुम बाहर जाओ और खाने का इंतजार करो। लेकिन सिया को समझ नहीं आ रहा था उसे जाना चाहिए या नहीं भी। उसके चेहरे की कन्फ्यूज़न देखकर राघव ने उससे कहा, तुम स्टडी रूम में जा सकती हो, वहाँ तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। राघव की बात सुनकर सिया ने एक नज़र उसके चेहरे की ओर देखा, जो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। सिया ने हाँ कहा और उसकी स्टडी रूम की ओर चली गई। स्टडी रूम में बहुत सी अलमारी थी जो बुक्स से भरी हुई थी। उनमें बहुत सारी बुक्स एडवांस्ड बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी थी, जिनमें से कुछ तो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं थी। ये देखकर सिया की आंखें चमक उठी। थोड़ी देर में ही वह उनमें पूरी तरह खो गई। तभी स्टडी रूम के डोर पर नॉक हुआ। सिया ने देखा राघव दरवाजे से टिककर खड़ा हुआ है। सिया, चलो, डिनर रेडी है। राघव ने उसे बाहर आने का इशारा किया। सिया ने ध्यान से बुक बंद करके वहीं रख दी जहां से उसने निकाला था, और राघव के पीछे पीछे डाइनिंग एरिया में आ गई। जब उसने डाइनिंग टेबल पर खाना दिखा तो शॉक रह गई, क्योंकि खाना ऐसे लग रहा था जैसे किसी महंगी रेस्टोरेंट से आया हो। ये सब अपने बनाया मिस्टर शेखावत? एल राघव ने हाँ कहते हुए अपनी फोल्ड बाजू ठीक की। सिया उसे ही देख रही थी। वो आज राघव को बड़े गौर से देख रही थी। देखने में राघव कोई प्रोफेसर नहीं लगता था। उसका फिजिक उसे कठोर, अनियंत्रित एहसास देता था, जो उसके रेगुलर बिहेवियर से बहुत अलग था। अचानक से उसे थोड़ी गर्मी महसूस होने लगी। उसने जल्दी से राघव से अपनी नज़र हटा ली और खाने पर अपना फोकस करने लगी। खाना बिल्कुल वैसा था जैसे किसी हाई-फाई रेस्टोरेंट में बनाया जाता हो। वह दोनों बैठकर अपना खाना खाने लगे। दोनों के बीच की शांति सिया को समझ नहीं आ रही थी। वह मुस्कुराई और उसने राघव से मजाक करते हुए कहा, मिस्टर शेखावत, क्या कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर सकते? सिया की बात सुनकर राघव कुछ सोचने लगा और फिर हिलाकर कहा, हाँ है। सिया तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन जब उसने राघव का जवाब सुना तो वह उत्सुक हो गई और बोली, वह क्या है? बर्थ देना? जिस पर सिया ने पलकें झपकाई और फिर वह जोर जोर से हंस पड़ी। सिया को हंसते देखा राघव को अच्छा लग रहा था और उसने कहा, तुम्हें और भी ज्यादा हंसना चाहिए, ये तुम्हें सूट करता है। सिया अचानक शांत हो गई और अब अपनी नज़रें राघव से चुराने लगी। डाइनिंग रूम का माहौल दूर से ठंडा हो गया। तभी राघव का फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन उठाने के लिए वह कुछ दूर चला गया, जिसे देख सिया ने धीमी सांस ली और अपना हाथ दिल पर रखकर अपनी धड़कनें काबू में करने की कोशिश करने लगी। फिर खाने पर फोकस करने की कोशिश करने लगी। राघव जल्द ही वापस आ गया और खाना खाने लगा। वह दोनों शांत थे। जब उनका खाना लगभग खत्म हो गया तो राघव ने कहा, मुझे वह पसंद मिल गया जिसे तुम ढूंढ रही थी। ये सुन सिया याद करने लगी, उसने उसे किसे ढूंढने के लिए कहा था? हर गीतिका, उसकी सेलमेट। लेकिन मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वह शहर से बहुत ज्यादा बाहर है और मेरी पहली ड्यूटी तुम्हारी सेफ्टी है। हाँ, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिस पर सिया उसे देखने लगी। अब चलो, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, राघव ने अपनी जगह से उठाते हुए कहा। सिया ने उसे बहस नहीं की, वह बिना एक और शब्द कहे उसके साथ चल दी। शहर के इस हिस्से में यह उसका पहला मौका था।
जब उसने चारों ओर बिखरे कचरे को देखा, सड़कों पर बेघर लोगों को देखा तो वह राघव की ओर मुड़ी जैसा कि उसने उम्मीद की थी। उसकी बहन भान्हे थोड़ी सिकड़ी हुई थी। राघव जमोफोब था। उसके घर पर सब कुछ बेताब था। सब कुछ सावधानीपूर्वक सटीकता के साथ व्यवस्थित था। तभी सियानी से रोकते हुए कहा, मिस्टर शेखावत, आप अंदर मत जाइए, बस कर में मेरा इंतजार कीजिए। ये कहकर वह मोदी और उस पते की ओर चल पड़ी जो राघव ने उसे दिया था। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसने अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनी। वह मुड़ी तो देखा राघव उसके पीछे आ रहा था। वो जल्द ही सिया के पास चला गया और उससे बोला, चलो चले। इस जगह ने राघव को असहज कर दिया, इसलिए वह सिया को अकेले अंदर नहीं जाने दे सकता था। सिया ने भी बहस नहीं की, उसने बस अपनी चाल राघव के साथ और तेज कर दी। उसे राघव के लिए गिल्ट फील हो रहा था, जैसे वह किसी देवता को कीचड़ में जबरदस्ती घसीट रही हो। जल्दी ही वे दोनों गीतिका के घर पहुंच गए। सामने का नजारा देखकर उसका गला भरा हुआ सा महसूस होने लगा। यह कोई घर भी नहीं था, ये बस एक झोपड़ी थी जिसे जो भी मिला उसे बनाया गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी गीतिका इस तरह रहती होगी। उसने कुछ देर तक उसे झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। हमें अंदर चलना चाहिए, राघव ने कहा। सिया ने एक नज़र राघव जो देखा और थोड़ा जोर लगाकर उसने दरवाजा खोला। तभी एक तेज बदबू ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। लगभग 20 मिनट बाद पुलिस वहां आ गई। क्योंकि इन्फॉर्म करने वाली सिया थी, इसलिए सिया को राघव के साथ पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तुम फिर से? सुबह वाली महिला अधिकारी ने उसे पहचान लिया, जिस पर सिया ने एक हल्की सी स्माइल दी। उसे ऑफिसर को देखकर सिया का मन फिर से उस झोपड़ी में देखे हुए दृश्य पर चला गया। बिस्तर पर एक डेड बॉडी कई दिनों से पड़ी हुई थी, जिससे आसपास बदबू फैल गई थी। ये याद आते ही उसका जी खराब होने लगा। इस महिला ऑफिसर ने जल्दी से उसे एक कप गर्म पानी दिया। सिया ने ऑफिसर को थैंक यू कहा और धीमे धीमे पानी कैसे पी लेते हुए कहा, मेरा उससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, मैं तो बस। ये कहते हुए वह रुक गई और उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, जब मैं जेल में थी तब मेरे साथ एक लड़की थी जो अपनी बीमार माँ बाप के बारे में बात करती थी, जो सालों से बिस्तर पर थी। वह 2 साल पहले रहा हो गई थी। मुझे अचानक ये याद आया और मैं चेक करने का फैसला किया। ऑफिस ने अपने भौहें उठाए लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि सिया इन्फॉर्मर थी। वही बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता लग गया था, इस महिला की मौत भूख की वजह से हुई है। इसलिए उनका बयान लेने के बाद ऑफिस ने सिया और राघव को जाने के लिए आज़ाद कर दिया और उन्हें थोड़े दिन इसी शहर में रहने की सलाह भी दी थी। वह दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आए थे। राघव सिया को एक टपरी पर ले गया और उसके हाथ में चाय थमा दी। पी लो, अच्छा महसूस होगा। सिया ने कप ले लिया और सीप लेने लगी। आपको पता था कि कुछ गड़बड़ है ना? वरना वो आज उसके साथ न आता। इस पर राघव ने हमें सर खिलाया और कहा, मैंने अपने एक दोस्त से पता करवाया है कि इनका बेटा कई दिनों से घर नहीं आया और किसी ने भी काफी समय से किसी को इस घर से निकलते हुए नहीं देखा था। सिया याद करने लगी, गीतिका ने एक बार उसे बताया था कि उसका एक छोटा भाई था। यह इसलिए क्योंकि उसने उसे एक कर से टक्कर मार दी थी, इसलिए उसने उसकी मेडिकल बिलों का पेमेंट करने के लिए पैसे का फ्रॉड किया था। वहीं शौर्य के अकॉर्डिंग गीतिका की जल्दी रिहाई और पैसों के बदले स्वेच्छा से विहान को उसका इस्तेमाल करने दिया था। तभी उसने अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस किया। उसने ऊपर देखा तो वहां राघव था। राघव ने शांति से कहा, अगर तुम और पकड़ोही तो कप टूट जाएगा। सियानी पाल के चिपकाए और जल्दी से अपनी पकड़ कप पर से ढीली की।
वही राघव ने उसके हाथ से कप लिया और अच्छे से सिया के हाथ को देखा कि कहीं उसने अपना हाथ तो नहीं जला लिया। फिर उसने पूछा, क्या तुम उसके भाई को ढूंढना चाहती हो? यह एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। थैंक यू, सिया विनम्र भाव से बोली। ये काम कुछ ऐसा था जिसे चाहकर भी खुद से नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने राघव को ये काम करने दिया। मैं गीतिका की मॉम को तो नहीं बचा पाई, लेकिन उसके भाई की हेल्प जरूर करूंगी। हालांकि गीतिका और सिया कभी दोस्त नहीं थे, लेकिन जब सिया पहली बार जेल पहुंची तब गीतिका ने उसका बहुत ख्याल रखा था। वह तभी राघव ने उसकी ओर देखा और कहा, लैब जाना चाहोगी? सिया उसे देखने लगी तो राघव ने कहा, जब भी मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब होता है तो मैं वहां चला जाता हूं, उसने लापरवाही से कहा। जिस पर सिया ने एक पल सोचा और फिर सिर हाँ में हिला दिया और कहा, ठीक है। जैसे ही भी जाने वाले थे, किसी ने उनके पीछे से कहा, 1 मिनट रुकिए। यह वह महिला ऑफिसर थी जिसे उसका बयान लिया था। कुछ बात है जो मैं बताना भूल गई, ऑफिसर ने कहा। जिस लेडी के लिए आपने आज सुबह पुलिस को बुलाया था, उसने अस्पताल में अपना इरादा बदल दिया। जो लोग कानून पर भरोसा नहीं करते वो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो उसे समझाने की कोशिश कीजिए। डोमेस्टिक वायलेंस पहली बार के बाद बंद नहीं होती, यह बार बार होता है। उसे भरोसा होना चाहिए कि हम उसकी मदद कर सकते हैं। ऑफिसर की बात सुनकर सिया को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कीर्ति बिल्कुल ऐसा ही करती है हमेशा। वह मानसिक रूप से कमजोर थी, यही कारण था कि मोहन इतने लंबे समय से उसे कंट्रोल करने में सक्षम था। सिया ने ऑफिसर को धन्यवाद करते हुए आगे कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अगर खुद के लिए नहीं लड़ेगी तो हम भी जो करेंगे उसका कोई महत्व नहीं होगा। ये सुनकर ऑफिसर हिचकिचाई। उसे तो लगा था सिया को उसे औरत की परवाह है, इसलिए वह कुछ ना कुछ तो करेगी, लेकिन उसके चेहरे की उदासीनता कुछ और ही कह रही थी। सिया कर में बैठ गई। वह पहले ही काफी कुछ कर चुकी थी। वापस आते समय उसे अपनी दादी को फोन किया और उन्हें कीर्ति के बारे में बताया। उसकी दादी काफी देर तक चुप रही और अंत में उन्होंने एक गहरी आह भरी। ठीक है, यदि वह ऐसा ही चाहती है तो रहने दो, मैं अपना जीवन उसके बारे में चिंता करते हुए नहीं बिता सकती। उसने अपना ऑप्शन चुन लिया है। तुमने काफी कुछ कर लिया है सिया। नहीं दादी, आप ऐसा मत कहते, सीए ने दादी का हाथ पकड़कर कहा। सिया, आज तुमने बहुत भाग दौड़ की है, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। सिया तो लगभग भूल ही गई थी कि मैं अभी भी ठीक नहीं है। अगर मैं ऐसे ही रही तो राघव उसे लिफ्ट बिल्कुल भी नहीं ले जाएगा। सिया के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर राघव ये तो समझ गया कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी और बहुत स्ट्रेस में है। तुम्हें आराम करना चाहिए, राघव ने कहा। ठीक है। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, बस उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम देने का इरादा किया। थोड़ी ही देर बाद वह गहरी नींद में चली गई और पहली बार उसे आज कोई भी सपना नहीं आया। जब बेचागी तब तक कार यूनिवर्सिटी के लैब के बाहर वाली बिल्डिंग तक पहुंच चुकी थी। राघव ने उसकी झपकती हुई आंखों को देखकर पूछा, क्या तुम जग गई हो? सिया, जो अभी भी आलस्य थी, राघव को स्ट्रांग आवाज स्टोरी तरह से जग गई और उसकी ओर देखने लगी। क्या होगा आगे इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।